सब ऑनलाइन है, उसमें आप देख सकते हैं। 17 साल की उम्र में थल सेना में लिया जाता है, उसमें चाहे तो आप लोग अपना करियर बना सकते हो। अभी जैसे हमारे माननीय कलेक्टर मैडम द्वारा वायु फोर्स के संबंध में करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन देने के लिए आयोजन किया गया था। इनमें से कुछ बच्चे जुड़े थे क्या? मैंने बुलाया था सभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे गए थे, हो सकता है इस क्षेत्र के बच्चे ना गए हों। एयरफोर्स के बारे में जानकारी नहीं था। 2 दिन तक एयरफोर्स की क्लास चली है हमारे यहाँ, उसमें मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। यहाँ बहुत सारे शिक्षक साथी हैं, वो जरूर अपना मेरी बातों को रखेंगे, बच्चों को साथ शेयर करेंगे, अपने स्टाफ साथियों के साथ शेयर करेंगे। पीटीएम होता है या कोई भी मीटिंग होती है स्कूलों में तो जरूर शेयर किया करें। हम केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं हैं, हमारा और भी बहुत सारे समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए हमारे पास विषय है। उस विषय का हम चाहे तो आम लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो कक्षा 10वीं से आप थल सेना में जाकर, जल सेना में जाकर, थल सेना में जाकर चाहे तो अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन वो हमारा छोटा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हर आदमी का बड़ा लक्ष्य हो, हाई थिंकिंग हो, हमारा ऊंचा सोच हो। स्टूडेंट लाइफ इज बेटर देन अदर लाइफ। विद्यार्थी जीवन जो है अन्य जीवन से बेहतर माना गया है। जो कुछ आपको बनना है तो विद्यार्थी जीवन से ही बनेंगे। आप यदि 10वीं तक पढ़ेंगे तो 10वीं तक सीमित हो जाएंगे, कंपटीशन का दौर चल रहा है। 12वीं तक यदि पढ़ते हैं तो 12वीं तक सीमित हो जाएंगे। ग्रेजुएट हो जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए। ग्रेजुएशन में आप जाइए, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, फिर देखिएगा लेकिन कंपटीशन में तो आपको भाग लेना होगा। कंपटीशन में आप भाग लीजिए, 10 पद है, 1 लाख आवेदन आया, ठीक, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको कितना पद चाहिए बताओ? 1 पद चाहिए ना। आप 1 पद के लिए कीजिए। कई बार ऐसे मानसिकता हो जाती है, सर यहाँ तो 300 पद है और 3 लाख लोग आवेदन किए हैं, मुझे उससे क्या मतलब है? भाई सबको अधिकार है, हम नागरिक हैं स्वतंत्र देश के, निश्चित तौर पर हमको अधिकार है, सब आवेदन कर सकते हैं यदि उसमें योग्यता है तो। लेकिन उस योग्यता में आपको बाजी मारना है। कितने पद के लिए बाजी मारना है? 1 पद के चाहिए ना आपको, तो 1 पद के अनुरूप आप काम करें। मुझे 2 पद नहीं चाहिए, चाहे मैं ऊपर में आऊं चाहे नीचे में आऊं, मिलेगा तो वही ना। यस, 1 पद के लिए मेरे को काम करना है, तब कहीं जाकर आप अपना शिक्षक के महत्व को समझेंगे। क्योंकि यहां लोग लगे हुए हैं, सबको लाइफ स्टाइल बदलना है, अपना जीवन चर्या सबको बदलना है। नित्य प्रति नई दिशा मिल रही है, जगह जगह करियर काउंसलिंग हो रहा है। पहले करियर काउंसलिंग के अभाव में, दिशा दशा के अभाव में हम लोगों को जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आज जानकारियां हो रही है। 12वीं के बाद कईयों का गणित विषय यदि रहता है तो पीटी की तैयारी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। यदि उसका बायो का विषय रहता है तो नीट की तैयारी करते हैं। यदि आर्ट्स ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है तो फिर आगे वो सीए का कोर्स करना चाहता है। आर्ट्स ग्रुप है तो कंपटीशन का दौर। लेकिन आज देखिएगा हर क्षेत्र में कंप्यूटर इज द मस्ट। कंप्यूटर की जानकारी लेना आवश्यक है। आपके पास डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर की। आए दिन आप देखते होंगे कंप्यूटर की डिग्री देने के लिए बहुत सारे खुला बाजार है, लेकिन उसमें आपको नहीं लेना है। अनावश्यक पैसा नहीं फंसाना है। पालकों से भी मेरा विशेष निवेदन है, आपके पास गूगल है, उसमें आप सर्च कीजिए कि शासन द्वारा वो मान्यता है कि नहीं है।
यदि शासन द्वारा मान्यता है तभी उस डिग्री को लीजिए, डिप्लोमा को लीजिए, सर्टिफिकेट की लीजिए, अन्यथा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। कईयों पालकों को नहीं मालूम रहता, बच्चों को भी नहीं मालूम रहता है। तो हमको सर्टिफिकेट लेने के लिए, डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए एफिलिएटेड संस्था होनी चाहिए, शासन द्वारा मान्यता होना चाहिए। ये रोजगार कार्यालय में आप जाएंगे तो उसके पोर्टल में भी आपको ये देखने को मिलेगा, उसके लिंक में जाएंगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन घर बैठे आप चूज कर सकते हैं, घर बैठे आप कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी योग्यता हासिल कर सकते हैं। 12वीं के बाद जब हम ग्रेजुएशन पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन यदि हो जाता है तो ग्रेजुएशन के बाद आप जितने भी कंपटीशन है उस कंपटीशन के भागीदारी हो सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन माना गया, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, स्नातक स्तर। कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें पीजी मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन ही माना जाता है। आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ का लक्ष्य रहता है आईएएस बनूं, कुछ का लक्ष्य होता है कि आईपीएस बनूं, आईएएस बनूं। आप जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता जाएगा, लेकिन 10वीं और 12वीं तक पढ़े रहेंगे तो नहीं मिलेगा। यदि आपको राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। 12वीं के बाद 3 साल और आपको पढ़ना होगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, जो आप 12वीं में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको लेना होगा। उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिए। आईएएस की तैयारी यदि करते हैं आप, और जितने भी कंपटीशन है आपको बता दूं, बच्चों को ध्यान दूं, बच्चों का ध्यान चाहूंगा मैं। कोई भी कंपटीशन होता है वो कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक जितने भी पढ़े हो उन्हीं में से ही आना होता है। जैसे ग्रेजुएशन होता है, 12वीं के बाद जब जाओगे तो कोर्स नया नहीं रहेगा, जो आप 12वीं तक पढ़े हैं वही कोर्स रहेगा, लेकिन वो डिटेल्स रहेगा, विस्तृत रहेगा। तो जितना भी कंपटीशन है उस कंपटीशन में आपका जो कोर्स है वो 12वीं स्तर का रहता है। यहां वो मायने नहीं रखता हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम। हिंदी माध्यम के कितने लोग आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं, बड़े बड़े वो अधिकारी बन चुके हैं। ये तो पढ़ने का है, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम। आपकी भावनाओं को जानना है, समझना है आप कि मुझे किस माध्यम से पढ़ना है। वो एक माध्यम जो है आधार बनता है। यदि हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, भारतवर्ष का सबसे बड़ा नौकरी है तो वो है आईएएस। आईएएस मीन क्या बोलते हैं उसको बताओ? हमारे जिला में कोई है आईएएस? क्या नाम है जी? बताओ, मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, आईएएस है? जानते हो? नहीं जानते? जानते हो? बोलो बेटा। यस, हमारे कलेक्टर, यस, हमारे कलेक्टर आईएएस अधिकारी है, सुश्री नम्रता गांधी जिला कलेक्टर है, वो आईएएस अधिकारी है। कितने गांव के लोग आज अब आईएएस अधिकारी बन रहे हैं? शहर या बाहर हम लोग सोचते थे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोग
कितने लोग आईएएस अधिकारी बन गए, आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं। सब में वो अब जुनून आ गया है। पालक भी आगे बढ़ रहा है, हर पालक यही चाहता है ना। पहले तो क्या है कि हमारे भाई बहन 8-10 हुआ करता था, आज हमारे 1 या 2 है। ठीक, 1 या 2 है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है मैं समझता हूं। 3-4 भी आज बहुत मुश्किल से मिलेगा। 1 या 2 है, तो 1 या 2 को भी हर माँ बाप चाहता है कि मैं अच्छे से पढ़ा लिखा कर इनको उच्च शिखर पे पहुंचाऊंगा। यही हमारा सपना है, उसको हम करते हैं। तो ये आईएएस अधिकारी बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद है वो। मेहनत करें, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी तो एक लड़की ही रही होगी ना, अभी भी तो कम उम्र की है। और जिला सीओ तो और उससे भी कम है, वो भी आईएएस अधिकारी है, सुश्री रूमा श्रीवास्तव। देखे हो, कितने लोग देखे हो? एक दिन आओ, मैं परिचय कराऊंगा। मैडम लोग तो बोल दिए हैं खुलकर कि बच्चे लोगों को मेरे पास भेजिए, पालक के साथ आप जाइए, टाइम ले लीजिएगा। जिला पंचायत सीओ है सुश्री रोमा श्रीवास्तव, जो बहुत ही कम उम्र की है। हमारे अभी आने वाले एसपी साहब है, वो भी आईपीएस अधिकारी है। पालकों को यदि आपकी इच्छा है, कैरियर काउंसलिंग का मतलब यही है कि हमको बहुत सारी जानकारियां मिले। आप बिल्कुल समय निकालकर सुश्री नम्रता गांधी के साथ जाकर आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और वो तो बहुत सहज और सरल, जनप्रतिनिधि लोग भी जानते हो, आप लोग बात किए हो ना, यस, सहज और सरल जो आप चाहते हैं, सबसे पहले वो बच्चों को ही ज्यादा महत्व देती है। शिक्षा विभाग के लिए बहुत काम कर रही है, पूरा सहयोग करती है शिक्षा विभाग को। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, देखते होंगे। 10वीं 12वीं का रिजल्ट को बहुत बेहतर लाना है डीओ साहब, इसके लिए क्या करना है? हाँ, मेगा पीटीएम करवा रही है, देखते होंगे। पालकों को बता दूं, 10वीं और 12वीं के लिए अभी 6 से 7 और 7 से 8 2 क्लास लगती है। अटेंड किए हो इनमें से बच्चे? ऑनलाइन क्लास शाम के अटेंड किए हो? मैं तो लिंक भेज देता हूं प्राचार्य साथियों को। अभी जैसे लिंक आया है, मैं देख रहा था, अभी भेजूंगा मैं। 6 बजे से आप लिंक में जुड़ जाएंगे, पढ़िएगा। हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। अभी प्री बोर्ड परीक्षा चलना है, 20 तारीख से 10वीं और 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा चलना है। प्री बोर्ड का मतलब ये होता है, शासन द्वारा कह दिया गया है कि हमारे बच्चों को बोर्ड परीक्षा में जाने के पहले कैसे तैयारी करना है, उसकी तैयारी के लिए 20 तारीख से किया गया। कितने तारीख तक है? 20 तारीख से 29 तारीख तक, 29 जनवरी तक ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा लिया जा रहा है। कलेक्टर मैडम बोल दिया है, प्री बोर्ड में बच्चे ध्यान देंगे, पालक भी ध्यान देंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। जो 10वीं और 12वीं में होगा, दबाव नहीं डालना है, ठीक है? दबाव नहीं डालना है, सामान्य ढंग से देखना है आपको। प्री बोर्ड में यदि 90+, 85+ के बच्चे ले आते हैं तो उसको स्पेशल कोचिंग क्लास देगी कलेक्टर मैडम द्वारा, जिला स्तर पर 2 दिन 3 दिन का रेसिडेंशियल रहने खाने पीने की व्यवस्था, और उसको पढ़ाई करना ताकि वो बच्चा मेरिट में आए। देखो कलेक्टर मैम का कितनी बड़ी सोच है कि मेरे सभी बच्चे उस ऊंचाई तक पहुंचे। माँ बाप तो यही चाहते हैं ना, हम भी कोशिश करते रहते हैं, देखते होंगे। अब बच्चे ही थोड़ा से पीछे हो जाते हैं तो उसको हम दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि सबका IQ अलग अलग होता है, सबका स्तर अलग अलग होता है, हर की परिस्थितियां अलग अलग होती है। सबको हम एक लाठी में नहीं हाँक सकते, सबको हम उस रूप में नहीं देख सकते। हमारे 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे एक समान हो जाए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? थोड़ा से आगे पीछे होता है, हो सकता है छोटू बहुत ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो यह है शिक्षा का प्रभाव। अर्थात शिक्षा का मतलब समझ गए कि शिक्षा का मतलब होता है जीवन जीने का शैली प्रदान करना।
अंदर की सोच को आगे बढ़ाना। मैं संकुचित नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हर समस्याओं का निदान करने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊं। आज देखते ही होंगे आप, यहां जितने भी बैठे हैं मेरे पालकगण, पालक से कहीं ज्यादा मेरे बच्चे मोबाइल की दुनिया के बारे में जानते हैं। यस और नो? जितना बच्चा जानता है आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते ना? हाँ, लेकिन आपका बच्चा घर बैठे आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा। उसके बारे में पूरी जानकारियां हैं, हम लोग नहीं जानते। यह है शिक्षा का प्रभाव। और शिक्षा नहीं होता तब क्या होता? देखिए 50 साल पीछे रहते हम अभी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग नहीं पढ़े हैं, देखे होंगे आप। क्यों नहीं पढ़े? इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाए कि परिस्थितियां ऐसी। हमारे जो दादा दादी है उनका सोच थोड़ा से कमजोर रहा है। जगह जगह स्कूल नहीं होती थी। एक विकासखंड में एक हाई स्कूल होता था, देखते होंगे। एक जिला में एक कॉलेज होता था हमारे समय में। सही बोल रहा हूं? जिसके कारण से नहीं पढ़ पाए। और आज हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गांव में हाई स्कूल 2-3 गांव मिल गया, ठीक है। हाई स्कूल का निर्माण करने के लिए हम सरकार से आगाह करते हैं। सरकार द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की घोषणा कर दिया जाता है। अब वहां बच्चे आएंगे कैसे? हर पालक यही चाहता है कि मेरा भी बच्चा पढ़े, और इस आधार पर भीड़ अधिक हो रही है। हर का यही उद्देश्य है कि मैं अच्छा से पढ़ूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। इस तरह से जब ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत सारी बातें हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है 5 साल, 12वीं के बाद 5 साल कॉलेज करता है, तो उसमें बहुत सारी बातें। प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट में आप देखिएगा, क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे आप। नेट की तैयारी करना पड़ेगा। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे खर्चा जरूर होता है, लेकिन माँ बाप पीछे भी नहीं हट रहे हैं। बच्चों की भी जिम्मेदारी है पालकों को सपोर्ट करना, पालकों को बताना। आप अपने पालक से कहीं ज्यादा जानते हैं कि मुझे इस फील्ड पर काम करना है, इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, इस फील्ड के लिए इतना खर्चा आएगा और मैं सफल हो के दिखाऊंगा, ये कह सकते हैं। तो पालक आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। यही है कि नहीं है? बताइए, यस और नो? हर पालक यही चाहता है ना। यदि मेरा बच्चा एक कदम आगे बढ़ता है, ठीक, तो मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ जाऊंगा। हर पालक चाहता है। माताओं, बहनों, भाइयों, आज हमारा इस प्रतियोगिता का दौर है। पढ़ाई लिखाई ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण आधार होता है। बच्चे जितना पढ़ना चाहते हैं उसको जरूर पढ़ाइएगा, उनका लाइफ स्टाइल बदलिएगा। लेकिन आपको वाच भी करना है अप्रत्यक्ष रूप में कि मेरा बच्चा दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। कहीं आप पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। यस, कैसे परिस्थिति भी आ जाती है, उसको भी आपको ध्यान देना है। और उसका एक ही समाधान है, बैठकर समस्या को सुलझाना, उनमें सकारात्मक सोच करना। फिर वो बच्चा बिल्कुल आपके अनुरूप चलेगा, समाज के अनुरूप चलेगा। यही बच्चा तो हमारे समाज के आन बान शान है। हम लोग कब तक से समाज के पठाधीन रहेंगे? आज नहीं कल यही बच्चे हमारे समाज के, जो आप लोग बेड़ा उठाए हो, इस बेड़ा को उठाने के लिए इन्हीं लोग सामने आएंगे। इनको हम सुसंस्कारित नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और संस्कार डालने के लिए यही विभिन्न प्रकार के अवसर देना भी आवश्यक है। आप लोग जो ये कर रहे हैं, यस जी जी,
बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारे पालक द्वारा विभिन्न समय समय में संस्कार देने के लिए, बच्चों को संस्कारित करने के लिए कार्यक्रम कराते हैं। उसमें जरूर तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। जब तक से हम तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे, हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को सुसंस्कारित नहीं बना सकते। संस्कार ही बच्चों को आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। बच्चों में और बहुत सारे कैरियर गाइडेंस की बात होती है, जो डीपली और कोर्स पर आधारित रहता है। क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड आउट नहीं है, इसलिए मैं सामान्य ढंग से दे रहा हूँ। यदि कभी ऐसा आपको लगता है, ठीक है, 2-4-8 गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, तो मैं क्लास में लेकर बढ़िया और बता सकता हूँ डिटेल से। ग्रेजुएट होने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, हमको कैसे जाना पड़ेगा, इस तरह से। तो इस तरह से भी हम आगे कर सकते हैं। तो साथियों, आज कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग का मतलब सारांश यही होता है कि हम बच्चों को सतत मार्गदर्शन देते रहेंगे, बच्चे भी माता पिता को सतत जानकारी देते रहें कि पिताजी मुझे ऐसे करना है, इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से एड़ी चोटी एक कर रहा हूँ। आप देखते होंगे पीटीआई होंगे आपके यहाँ स्कूलों में, पीटीआई है ना, है कि नहीं? कहाँ है आपका साहब, आपके यहाँ है ना? हाँ, पीटीआई है। पीटीआई लोगों को मैंने कह दिया है कि 10वीं में जो बच्चे हैं, आप लोग भी ध्यान देंगे, 10वीं 12वीं में जो बच्चे हैं, परीक्षा के बाद अभी उनको फिजिकल ट्रेनिंग दे। परीक्षा के बाद वो 1 घंटा सुबह बुलाएं, और थल सेना, जल सेना, वायु सेना में जाने के लिए फिजिकल जरूरी है। आप लोग भी बोलना अपने शिक्षक साथियों को, प्राचार्यों को, ठीक, कि सर फिजिकल हमको यहाँ पर ट्रेनिंग दीजिएगा, ताकि हम आगे चलकर तैयार हों। कईयों को देखते होंगे आप, अभी भर्ती हुई है आरक्षक पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग, आप 12वीं जरूर पढ़े हैं, लेकिन आपका फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आपका चयन उसमें नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा शहर में जाकर फिजिकल फिटनेस करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चे। आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं करते ना, केवल पढ़ाई भर कर रहे हैं। हम फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा सुबह से, उसके अनुरूप जुड़ना होगा, बनाना होगा शरीर को, तो कहीं जाकर वहां अपना कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। अर्थात देखें, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। 12वीं तक बहुत सारे विभागों में विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकलती है, उसमें जरूर अप्लाई करो। जैसे कल कौन सा एग्जाम हुआ है बताओ? नवोदय एग्जाम हुआ है। यहाँ जितने भी पालक है, ये बताइए मुझे हाथ खड़े करके कि कितने आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में कल एग्जाम दिलाए हैं? देखिए 3-4, ठीक। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पालक हैं, जिनके बच्चे नाती पंथी 5वीं में अध्ययनरत है। कितने लोगों का है बताओ? है ना, 5वीं। तो कहने का मेरा मतलब है, कक्षा 5वीं में जो अध्ययनरत बच्चा है, केंद्र सरकार द्वारा कल नवोदय एग्जाम परीक्षा दिलाया है। परीक्षा में चयन हो या ना हो वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन वो बच्चा कंपटीशन में बैठ गया, उनकी मानसिकता कंपटीशन के लिए हो गया। अर्थात कंपटीशन हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 5वीं से। कल हमारे पास 7,644 बच्चे परीक्षा दिए और पद था मात्र 80। 80 पद में 7,644 बच्चा कल परीक्षा दिए हैं। अब उनमें से जिनका टॉप रहेगा, जो बच्चा अच्छा बनाया है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वही बच्चा उसमें चयन होगा।
और इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा 12वीं तक निःशुल्क हो गया। शिक्षा दीक्षा 12वीं तक उनको निःशुल्क हो गया। ये है नवोदय विद्यालय की खासियत। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय कहाँ है बताइए? हमारे धमतरी जिला में। हम लोग तो जानते हैं, मैं पालकों से पूछना चाहूंगा, है कहाँ है? कुरूद में है। और कुरूद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते थे, अभी पास होगा तो, और उनको 12वीं तक वहां पढ़ने देंगे निःशुल्क, किसी प्रकार का कुछ पैसा नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से हमने कहा था, एक होता है राष्ट्रीय साधन सा प्रावीण्य छात्रवृत्ति। कक्षा 8वीं में जितने भी बच्चे अध्ययनरत है उनके लिए अभी 19 फरवरी को परीक्षा है। उसके लिए हम आवेदन मंगाए हैं। आवेदन में केवल 2021-22 लोगों का ही आवेदन हमको मिला है। यदि वो बच्चा उस परीक्षा में पास हो जाता है 8वीं की परीक्षा में, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक उनको हर महीना 1-1 हजार रुपए मिलेगा। हर महीना उनको 1-1 हजार मिलेगा, उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अर्थात 12,000 रुपए हर साल पालकों के बच्चों के खाता में जमा हो जाएगा। क्या ये जानकारी थी आप लोगों को? नहीं है। अब आने वाले टाइम में जिनका बच्चा अभी 7वीं पढ़ रहा है, जो 8वीं में जाएगा, सभी से मेरा विशेष निवेदन, 8वीं में जो जाएगा उनको आप जरूर फॉर्म भरवाएंगे। हेड मास्टर्स को हम आदेश कर देते हैं। हेड मास्टर द्वारा बार बार बोला जाता है फॉर्म भरे ऐसे का, और उसमें कुछ नहीं लगता है, केवल जाति प्रमाण पत्र रहता है। और सबका जाति प्रमाण पत्र इस समय हमने बनवा दिया है। आय प्रमाण पत्र है, दोनों का कर दीजिएगा, आवेदन पत्र में सबमिट कर दो। निश्चित तौर पर आपको वो परीक्षा में बैठने की पात्रता हो जाएंगे। और यदि बच्चे का चयन हो जाता है तो हर सालाना आपको 12-12 हजार रुपए कक्षा 12वीं पढ़ते तक आपको मिलेगा। ये केंद्र सरकार की योजना है। तो साथियों, शिक्षा के साथ साथ शासन की जितनी भी योजनाएं होती है, ये योजनाएं आम जनता के लिए है, आम बच्चों के लिए है, आम पालकों के लिए है। तो मैं चाहूंगा कि आप अब पढ़े लिखे श्रेणी में से आए हुए हैं, आप अपने बच्चों के साथ यदि एडमिशन करा दिए हैं तो अपने प्राचार्यों से जरूर मिलिएगा, जानकारियां लेते रहेगा। जब भी प्राचार्य लोग बुलाते हैं, हेड मास्टर प्राइमरी शाला मिडिल स्कूल में बुलाते हैं, तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं और क्या हो रहा है ये जानकारियां भी आप ले सकते हैं। अन्यथा घर में बैठे रहेंगे तो जानकारियां नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं कि आप काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता क्यों, आप इतना व्यस्त क्यों हैं? इसलिए व्यस्त हैं कि मैं आर्थिक संसाधन जुटाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और क्या है आपका? और कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना। तो फिर आपका बच्चे के लिए जानकारी लेने के लिए क्या मैं आधा घंटा का टाइम नहीं दे सकता? मेरा बच्चा पढ़ लिख रहा है, भविष्य सुधारेगा, संवारेगा, क्या मैं 1 घंटा का टाइम, आधा घंटा का टाइम उस विद्यालय में नहीं दे सकता हूं? क्या दे सकता हूं। ठीक इसी तरह से कई जगह शिक्षक की कमी रहती है। हमारे यहाँ बहुएं बेटियां आज देख रहे हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप जाकर विद्यादान भी कर सकते हैं, विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, निःशुल्क सेवा दे सकते हैं। बच्चा तो आपका है, आपका विद्यालय है। हमारा सपना, हमारी स्कूल, हमारा लड़का। यस, हमारा सपना है, स्कूल है हमार। स्कूल सरकार फोकट में दे दे ना आप मन ला कि सरकार ले गए स्कूल ला, बताओ। स्कूल ला पूरा दे दे है आप ला, पूरा शिक्षक दे दे है आप ला। हमार लड़का है, फोकट में आप ला भोजन, फोकट में गणवेश, साइकिल, सब की व्यवस्था किया गया है। बस आपको करना है, वातावरण बनाना है, माहौल बनाना है, वाच करना है बच्चों को, तब कहीं जाकर आपका सपना पूरा होगा। अन्यथा आप सपना देखते ही रहेंगे, फिर बाद में पछताते रहेंगे, समय निकल जाएगा।
विद्यार्थी का जो लाइफ होता है तो आपके हाथ में होता है। उनको हम कितना अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को कितना अधिक हम पढ़ाने लिखाने के रुझान कर सकते हैं, उनमें कितना अधिक लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, जीवन शैली जीने के लिए हम अवसर दे सकते हैं। और यदि नहीं देते हैं तो फिर उसी टाइप का जिंदगी चलता रहेगा जैसे हमारे पूर्वज चलाते रहे हैं। फिर ये मत कहिएगा कि आज शहर के ही बच्चे लोग ऊंचे स्थान में पहुंच रहे हैं, शहर के बच्चे लोगों को ही नौकरी मिल रहा है, ऐसा कहेंगे फिर पछताते रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। भारतवर्ष में, हमारे देश में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, एक है, नागरिक है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, सबको अधिकार है। एक वैकेंसी निकलता है तो हर को भरने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। बस चयन होता है तो आपके ऊपर कि आप कितना अधिक उसमें मेहनत करते हैं, कितना अपना भाग्य को, अपने तकदीर को मेहनत के साथ जोड़ना चाहते हैं। भाग्य ऊपर से नहीं आता है, भाग्य को हम बदलते हैं। जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं या आप सभी पालकों से सोचें, आपका बच्चा क्या बन सकता है कल, मालूम है आपको? नहीं मालूम। मेरे टीचर पढ़ाते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, शिक्षा के उच्च क्षेत्र में जाएगा, उच्च नौकरी हासिल करेगा। ये बच्चा नहीं जानता। बताइए, वो बच्चा जान सकता, पालक जान सकता है क्या? नहीं जानता। वो तो परिस्थिति जन्य आता है कि बच्चा को हमने वातावरण दिया, बच्चों को हमने पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और देखेगा आज उनका लाइफ स्टाइल बदल गया, आज वो कहां से कहां बन गया। हर परिवार में, हर गांव में, हर लोगों के बीच में ये सब होते रहता है। तो ठीक है ना, मैं इस तरह से हमारे कैरियर काउंसलिंग में बहुत सी बातें आती है। कैरियर काउंसलिंग का मतलब होता है बच्चों के साथ बैठकर बच्चों के मन मस्तिष्क को सकारात्मक सोच पैदा करना। कैरियर काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आज के परिस्थिति में प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, उन प्रतियोगिता में बच्चों को भी उस ऊंचाई तक पहुंचाना है। हमारे संस्था प्रमुख जितने भी शिक्षक साथी हैं वो तो लगे हुए हैं आपके बच्चे के लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। कहीं पर भी दिग्भ्रमित होता है, जैसे ये देखिएगा, आज माननीय महोदय के द्वारा कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हमको अवसर दिया। जितना हो सके मेरे संज्ञान में जो है उसको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है और बहुत सारी जानकारियाँ आपके बीच में हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। बच्चे आपके अपने हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। जितना हो सके आप गाइडलाइन दे सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे, जो उच्च अधिकारी होता है वो बहुत विनम्र होते हैं। उच्च अधिकारी हमेशा विनम्र होते हैं। उच्च अधिकारी के पास आप जाइएगा, उनसे मार्गदर्शन लीजिएगा, निश्चित तौर पर वो खुशी जाहिर करेगा। जैसे आपको उन्हें बताया मैं कि आप हमारे कलेक्टर मैडम के पास जाएं, सीओ मैडम के पास जाइए, एसपी साहब अभी आने वाले उनके पास आप बैठेंगे, बच्चों के बारे में आप पूछेंगे तो वो गदगद हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चा आगे चलकर अपना लाइफ स्टाइल बदले। हम सब ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण परिवेश में भी कंपटीशन में अपेयर होकर बच्चे कहां से कहां उस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। बस हमको लगन की आवश्यकता है, घर में एक अच्छा वातावरण देने की आवश्यकता है। यहाँ पालक भी बैठे हैं, बालक भी बैठे हुए हैं। आपको घर में एक अच्छा वातावरण देना होगा।
घर में एक शैक्षणिक माहौल बनाना होगा, शिक्षकों के साथ जुड़ना होगा, विद्यालय के साथ जुड़ना होगा, तब कहीं जाकर आपका ये सपना पूरा होता है। हर परिस्थिति की सामना करने के लिए बच्चों को आप सिखाएंगे। कोई भी समस्या जो आती है वो पहाड़ बनकर नहीं आता। जहां समस्या है वहीं समाधान है। समाधान कौन करेगा? समस्या तो बाहर से आएगा, समाधान कौन करेगा? समाधान यस मेरे पास है, इसका उपयोग करो। क्यों? इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास शिक्षा प्राप्त है, मेरा जो सोच है उच्च है, मुझ में तर्क शक्ति है। इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। हमारे बीच में सम्माननीय एसपी साहब का आगमन है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आइए सर, स्वागत है सर। आइए सर। थोड़ा सा आइए सर। जी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे धमतरी जिला के एसपी साहब उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो इस तरह से करियर काउंसलिंग हम जितना अधिक समुदाय से जुड़ेंगे, जितना अधिक उच्च अधिकारी से जुड़ेंगे, उच्च संस्थाओं से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा कैरियर काउंसलिंग में सुविधा होगी। हमको जानकारियां सतत मिलती जाएगी। कैसे उच्च अधिकारी बनते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में कैसे पहुंचते हैं, शासकीय जॉब कैसे करते हैं, ये मैंने आप सबको बताया। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है आप सब उस क्षेत्र में पहुंचकर उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, पालक और बालक दोनों मिलकर ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना समाज श्रेष्ठ समाज होता है, श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। जहां मेरा पहचान बना है, संस्कार देना हम सबका एक दायित्व बनता है। आज मेरे बच्चे उपस्थित हैं, संस्कारित हैं, कूट कूट कर भरा है, और इनमें एक जज्बा है कि हम एक ऐसे ज्ञान प्राप्त करें कि हम भविष्य में अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकें। मैं अपना दिनचर्या आने वाले भविष्य को किस रूप में सजो सकता हूं और समाज में मैं कैसे प्रस्तुत हो सकता हूं, वो अभी से बनेगा। अभी से पालक और बालक ध्यान दे कि आगे चलकर मैं समाज में किस रूप में दिखना चाहता हूं। यदि आप में जुनून है तो निश्चित तौर पर आप आएंगे। हमारे एसपी साहब को देखिएगा, कितने मेहनत किए हैं, तब कहीं जाकर इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए केवल सपना भर नहीं देखेंगे, हमको मेहनत करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, उनके लिए जुनून होना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा सपना पूरा होगा। हमको एक अच्छा अवसर मिला है, इस अवसर को अच्छे से आप भुनाएंगे, अवसर को बेहतर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी। एक हमारे बीच में बहुत अच्छा अपने बच्चों के साथ साथ पालकों का भी मार्गदर्शन की, इसके लिए